बनाना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं WTO के प्रमुख समझौते। मैं सभी समझौतों को बता दे रहा हूं एक एक करके स्टार्ट में। सबसे पहला GATT का समझौता, GATT का समझौता, गट समझौता बोलते हैं इसको, गेट समझौता, ठीक है। एक है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज, ठीक है। एक है आपका क्या, ट्रिप्स, एक है आपका क्या, ट्रिप्स है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मैं बताते जाऊंगा, ट्रिप्स है और एक है आपका क्या, ट्रिम्स, एक है क्या आपका ट्रिम्स है, ठीक है। और एक है आपका क्या, ट्रिम्स, ठीक है। एक है आपका AOA, AOA, और एक लास्ट में मिलेगा MFA, MFA। मैं सभी का नाम लिख दे रहा हूं, ये सभी प्रमुख समझौता है। इसका नाम है, इंग्लिश में लिखूं कि हिंदी में लिखूं, दोनों में लिखूं, दोनों में लिखूं, चलिए। जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ, ट्रेड्स एंड टैरिफ, ठीक है। मतलब हो जाएगा इसको लिखेंगे साधारण, साधारण वस्तु व्यापार समझौता, वस्तु व्यापार समझौता, साधारण वस्तु व्यापार समझौता, ठीक है। याद रहेगा पहले है ना, जो पहला एग्रीमेंट है वो क्या है, वस्तु व्यापार के समझौतों को लेकर है। बैठ गया दिमाग में, ठीक है, बैठाते जाइएगा दिमाग में। ये जो गेट्स है, गेट्स क्या है, सर्विसेज लिखा है, इसका मतलब क्या है, सर्विसेज है, तो दोनों एक ही आ जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन सर्विसेज, ट्रेड ऑन सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ, पहला था वस्तु व्यापार पर समझौता, वस्तु को ट्रेड करना है उसके लिए समझौता किया गया था। दूसरा समझौता किसके लिए किया गया था, सर्विसेज, सर्विसेज मतलब सेवा, तो सामान्य, साधारण लिखेंगे, साधारण सेवा, सेवा, सेवा व्यापार पर, ऐसे लिखे ज्यादा अच्छा लगेगा, सेवा व्यापार पर साधारण समझौता, सेवा व्यापार पर साधारण समझौता, इसको भी वैसे लिख लीजिए, साधारण समझौता, सेवा व्यापार पर साधारण समझौता। याद रहेगा, ये सेंटेंस काफी अच्छा बनेगा, इसको भी ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। वस्तु व्यापार पर साधारण समझौता, वस्तु व्यापार पर साधारण समझौता, ठीक है, साधारण समझौता, ठीक। नाम पहले याद करते जाइए, फिर पूरा डिटेल में बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड, ट्रिप्स का मतलब होता है T फॉर ट्रेड, R फॉर होता है ट्रेड ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, 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 ठीक है, ट्रेड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड लिखिएगा इसको, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा के व्यापार, के व्यापार पर समझौता, व्यापार पर समझौता, ठीक है। तो ये तीसरा चीज है, समझौता, समझौता, ठीक। तो तीसरा क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक भी लिखे ना, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इसको सुधार लीजिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। देखिए वहां ऑफिस का पंखा बंद करवा देना तो सर को बोल के, ठीक, बात समझ में आया। ठीक है, ट्रिम्स, ट्रिम्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट लिख दूं मैं, इसका मतलब यही आएगा, TR का मतलब क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, है ना, मल्टीपर्पस,
इन्वेस्टमेंट मल्टी पर्पस या मेजर्स बोलते हैं, मेजर्स लिखिएगा, मेजर्स है ट्रेड, है ना, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स सर्विसेज, है ना। तो ये हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा निवेश पर, निवेश व्यापार पर समझौता, निवेश व्यापार पर क्या है, ये समझौता है। ठीक है, तो धीरे धीरे बता रहा हूं मैं, उसको बिल्कुल ध्यान रखिए। ये क्या है आपका, है ना, एग्रीमेंट ऑन, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, नीचे में मैं लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे क्या, कृषि पर समझौता, हिंदी में क्या लिखेंगे, कृषि पर समझौता जरूर लिखेंगे, कृषि पर समझौता। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, MFA, MFA के लिए जगह नहीं बचा जी, बना देते हैं जगह, कोई बात है, ठीक, करने से तो सब होता है। चलिए, एम का मतलब क्या हो गया, मल्टी, एम का मतलब क्या हो गया, मल्टी। एफ का मतलब हो गया क्या, फाइबर, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है, ये ध्यान में रखना। मल्टी फाइबर मतलब, मल्टी फाइबर मतलब, है ना, कपड़ा, कपड़ा या रेसे, रेशा का व्यापार, रेशा पर समझौता, रेशा पर, रेशम पर समझौता लिखे, रेशम पर समझौता। ठीक है, रेशम पर समझौता। तो ये है आपके बहुत सारे एग्रीमेंट। कितने एग्रीमेंट है टोटल, 6 एग्रीमेंट होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ध्यान में रखिएगा, कौन सा है, एक ट्रिप्स है सबसे ज्यादा, और दूसरा है AOA है। याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका समझौता है। तो सबसे पहले आपको इसको इंग्लिश नाम याद कर लेना, इंग्लिश का उसका ट्रांसलेशन देख लेना, फिर हिंदी में इसको आसानी से याद कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु व्यापार पर साधारण समझौता, सर्विसेज पर, ऐसे याद रखना, वस्तु व्यापार पर, वस्तु के व्यापार पर समझौता, सर्विस के व्यापार पर समझौता, बौद्धिक संपदा के व्यापार पर समझौता, है ना, और निवेश के व्यापार पर समझौता। ठीक है, कृषि के व्यापार पर समझौता, और फाइबर्स अर्थात रेशा कपड़ा के व्यापार पर समझौता, रेशम कपड़ा जो भी है उसके व्यापार पर समझौता। तो ये 6 चीजों पर WTO ने सभी देशों के साथ, सदस्य राष्ट्रों के साथ क्या किया था, समझौता किया हुआ था। इतनी बातें समझ में आ गई, नाम नाम याद हो जाएगा, कल मैं पूछूंगा सभी से। ठीक है, आज का काम है आज ही होना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना भाई। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अब एक एक करके बात करते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा, पहला क्या था, गेट, पहला क्या था, गेट था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वस्तु व्यापार पर, वस्तु व्यापार पर समझौता, व्यापार पर समझौता। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, मैं एक एक करके पॉइंट वाइज बता देता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके अंतर्गत, ये जो गेट है इसके अंतर्गत किसका व्यापार होगा, किसका व्यापार होगा, इसके अंतर्गत वस्तु व्यापार, वस्तु व्यापार को क्या करना है, अबाधित, वस्तु व्यापार को अबाधित, अबाधित करने संबंधित समझौता है। ये कैसा समझौता है, वस्तु के व्यापार को क्या करना है, अबाधित करने संबंधित क्या है, समझौता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहां होगा क्या, वस्तु का व्यापार होगा, अब उसे क्या नहीं कर सकते, अबाधित, अबाधित मतलब वस्तु के व्यापार को प्रतिबंधित करने से क्या करना है, रोकना है। ठीक है, इससे संबंधित ये समझौता है। इस समझौते में 2 तरीके से ये समझौता होता है ना। तो इसमें 2 तरह, है ना, 2 तरीका की बाधाएं आती है, 2 तरीका के बाधाएं यहां मौजूद है, 2 तरीका की बाधाएं मौजूद है ना। कौन कौन से 2 तरीका के बाधाएं हैं, एक है क्या आपका मात्रात्मक बाधाएं, एक है क्या आपका मात्रात्मक बाधाएं। ठीक है, मात्रात्मक बाधाएं, इसी को बोलते हैं टैरिफ, इसी को क्या बोलते हैं, क्या टैरिफ बाधाएं भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब मात्रात्मक बाधाएं क्या होती है, इसको देखते हैं। चलिए, मात्रात्मक बाधाएं में क्या होता है, कोई भी वस्तु का क्या होता है, आयात निर्यात होता है, निर्यात होता है। ठीक है, या आयात होता है, तो वस्तु के जो निर्यात होता है या उसकी एक कोटा होती है कि इतना हमें भेजना है, निर्यात करना है, तो उस पर क्या लगा देते हैं, कुछ बाधाएं लगा देते हैं। उसी बाधाओं को क्या करना है, उसी बाधाओं को क्या करना है, अबाधित करना है ना। तो लिख सकते हैं वस्तुओं के
वस्तुओं के निर्यात निर्यात व निर्यात व कोटा आदि को बाधित करने से क्या करना है? रोकना है। बाधित करने से क्या करना है? रोकना है। ठीक है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये समझौता हुआ है। इसका मतलब ये बोला गया है एक देश दूसरे देश की वस्तु को, है ना, वहां दूसरे में अगर व्यापार कर रहा है तो वो देश इसको क्या ना करे कि आप हमारे यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, इसके लिए बाधाएं नहीं कर सकते, आप इतना सामान हमारे यहाँ नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये चीजें है। एक होता है क्या? गुणात्मक बाधाएं। एक होता है क्या? गुणात्मक बाधाएं। गुणात्मक बाधाएं में मतलब गुण वाली चीजें आती है। गुण में क्या आ जाएगा? जैसे अगर गुण में क्या आ गया? स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधित है ना, स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधित बाधाएं को क्या करना? बाधाएं को दूर करना। संबंधित व्यापार के बाधाएं को दूर करना, और इसी को बोलते हैं क्या? नॉन टैरिफ कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो नॉन टैरिफ है, एक है क्या? टैरिफ। टैरिफ मतलब मात्रा, नॉन टैरिफ मतलब जैसे स्वास्थ्य पर्यावरण अनुसंधान की रिसर्च वाली जो चीजें है उन सब का क्या करना है? ट्रेड करना है, और इस पर कोई देश क्या नहीं लगाएगा? बाधा नहीं लगाएगा। ठीक है, वस्तुओं के व्यापार को क्या नहीं लगाएगा? बाधा नहीं करना है। तो ये मात्रात्मक हो गया, ये गुणात्मक हो गया, और वस्तु व्यापार में ये चीजें शामिल होती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो बड़े राष्ट्र है, प्रगतिशील राष्ट्र है, जो विकसित राष्ट्र है, उसके पास तो उत्पादन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसको क्या मिलेगा? यहाँ लाभ मिलेगा। अविकसित के पास है क्या? वस्तुएं हैं क्या? उत्पादित वस्तुएं, तो ज्यादा निर्यात नहीं कर पाती है। तो इस चीज को लेकर कई बार इनमें क्या है? बना हुआ है, मतभेद भी बना हुआ है ना। एक असंगति या विकृति उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, छोटे देश तो उत्पादन कर नहीं रहा है, उसके पास क्या आ रहा है? उसके पास क्या आ रहा है? आयात हो रहा है। ठीक है, तो ये समस्याएं बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखे थे हम लोग? दूसरा था गेट्स। दूसरा क्या था? गेट्स था। गेट्स का मतलब क्या है ना? सेवा व्यापार संबंधित समझौता। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, सेवा व्यापार संबंधित समझौता। इस समझौते में किन चीजों की व्याख्या की गई है इसके बात करते हैं। तो सेवा व्यापार संबंधित समझौता क्या होता है ना? इसका मतलब मानव संसाधन इसके अंतर्गत ना, गेट्स के अंतर्गत मानव संसाधन व संबंधित व्यापार पर आधारित समझौता है। व्यापार पर आधारित समझौता है, ध्यान में रखिएगा। मानव संसाधन व व्यापार संबंधित, है ना, मानव संसाधन व संबंधित व्यापार पर आधारित क्या है? ये समझौता है। तो इसके अंतर्गत ये समझौता है। अब मैं बात करूंगा, अगर मानव की बात कर रहा हूं मैं, तो मानव कितने तरीके से मिलेंगे, है ना? एक मानव वो होता है, सेवा कौन करता है जी? मानव करता है ना सेवा। तो ये मानव संसाधन और उससे संबंधित व्यापार पर आधारित क्या है? ये समझौता। इस समझौता में क्या होगा? सेवा कौन करता है? याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन करता है सेवा? मानव करता है ना। जहां सर्विसेज कहां आती है? जैसे आप होटल में सुनते हैं, होटल में सर्विसेज है, बैंक रेलवे ये सब जगह क्या है? सर्विसेज है। प्रोडक्शन है क्या? नहीं है। तो सर्विसेज को लेकर क्या होती है? देखिए, अगर मैं मानव की बात करता हूं तो मानव कितने तरीके से मिलेंगे इसमें सर्विस सेक्टर में? एक मानव वो मिलेगा जो क्या है? कुशल है। एक मानव कैसे मिलेगा? जो अर्ध कुशल है। एक मानव क्या मिलेगा? अकुशल मिलेगा। ये मिलेगा। तो यहां एक समझौता किया गया है, आधारित है, जिसके अंतर्गत जो कुशल है, कुशल जो मानव है, उसे क्या दिया जाता है? आसानी से क्या दिया जाता है जी? वीजा दे दिया जाता है। आसानी से क्या दे दिया जाता है? वीजा दे दिया जाता है। अर्धकुशल और अकुशल को आसानी से वीजा देते क्या? इनको वीजा में क्या है? कठोरता बरता गया है। वीजा में क्या बरता गया है? कठोरता रखा गया है। तो देखिए, जो कुशल है वो विदेशों में जाकर क्या कर सकते हैं। अब मुझे अगर मैं आपको पूछूंगा सेवा कितने तरीके से होता है, तो पहली अगर सेवा की बात करूंगा, पहली सेवा कैसे हो सकती है?
जैसे आप अभी वर्तमान कोरोना काल में देखे होंगे, कोरोना काल में सॉफ्टवेयर कंपनी, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस वहां के जो इंप्लॉइज है वो कैसे काम कर रहे हैं? हा? वो वहां ड्यूटी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। पर वहां उपस्थित हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है। मतलब अपने देश में रहकर, अपने स्थान से क्या करना है? सेवा देना है। सेवा देना, अपने स्थान पर ही रहकर, अपने घर में रहकर ही क्या देना है? सेवा देना है। जितने सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो जैसे अभी है ना, क्या बोलते हैं उसको, घर की स्टडी, जो घर से काम कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं जी? शब्द क्या है उसके लिए? उसके लिए अच्छा शब्द मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, देखते हैं याद आएगा तो बता दूंगा मैं, है ना। तो अपने स्थान से ही क्या करेंगे? विदेशों में सेवा देंगे ना। कहां देंगे? विदेशों में सेवा देना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा और कैसे सेवा दे सकते हैं? हो सकता है विदेश में क्या खोल लें, ये विदेश में क्या खोल ले? ऑफिस खोल ले, ऑफिस खोल ले। तीसरा क्या हो सकता है? विदेश से भी तो सेवा ले सकता है, विदेश से सेवा ले सकता है कि नहीं ले सकता है? जैसे मैं घूमने गया तो वहां का जो है ना, तो घुमाने के लिए कोई ना कोई वहां क्या होंगे? पर्यटन डिपार्टमेंट होगा, वो हमको घुमाएगा। तो उससे हम क्या लेंगे? विदेश से सेवा लेना, विदेश से सेवा लेना। जैसे कोई यहां से क्या गए हैं? इलाज के लिए गया है, कोई इलाज के लिए गया, तो विदेश से क्या लेगा? वो सेवा लेगा, है ना। चौथा चीज अगर बात करेंगे, विदेश में सेवा देना, विदेश में सेवा देना, सेवा देना। तो इस तरह से क्या है ना, सेवा का ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो ये सभी व्यापार शामिल है। और ज्यादातर वीजा किसको आसानी से मिल जाती है? जो कुशल मानव होते हैं उनको आसानी से वीजा है। और किसमें कठोरता बरता गया है? जो अर्ध कुशल है और अकुशल है, उनके वीजा में कठोरता बरती गई है। यहाँ पे सेवा कितने तरीके से होता है? तो 4 तरीके से सेवा होता है। एक तो अपने आप को ले लो, मैं खुद जाके सेवा दे सकता हूं, या मैं खुद जाके कहीं गया इलाज कराने तो वहां का सेवा ले सकता हूं। तीसरा क्या हो गया? मैं घर बैठे सेवा कर सकता हूं। चौथा क्या हो गया? मैं उस देश में अपनी कंपनी डाल दिया और सेवा दे रहा हूं। समझ में आ रहा? तो ये प्रायः 4 तरीके से सेवाओं का प्रावधान है, और इसी सेवा का क्या होता है? व्यापार होता है। यही इसी के आधार पर क्या हुआ है? समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान में रहेगा। अगला बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तीसरा समझौता बताइए। तीसरा समझौता क्या था? ट्रिप्स। तीसरा समझौता क्या था? ट्रिप्स था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, है ना, बौद्धिक संपदा। हिंदी में कहते हैं इसे बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा व्यापार, बौद्धिक संपदा व्यापार समझौता, व्यापार समझौता कहते हैं इसे। ठीक है, बौद्धिक संपदा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बौद्धिक संपदा से आप क्या समझते हैं। बौद्धिक संपदा से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य, इसका अभिप्राय क्या होता है, ये मुझे आप लोग बताइए। हमने तो बोल दिया, बौद्धिक संपदा की बात कर दिया, तो इसका अभिप्राय क्या होता है ये बताइए मुझे। क्या होता है? और बौद्धिक संपदा, बौद्धिक मतलब किससे समझ में आ रहा है आपको? ब्रेन से। मतलब ब्रेन्स, जैसे मान के चलिए मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूं, जैसे यहां कोई काम कर रहे हैं हम लोग, इस संस्था में काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, जैसे मैंने अपना संस्था बनाया, दर्शन एकेडमी हमने संस्था बनाया। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं इतना, है ना, सृजनात्मक तरीके से कार्य करना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरी जो स्किल है, हमारे संस्था की जो स्किल है, रीडिंग भी सिखाएंगे, राइटिंग भी सिखाएंगे, ऐसे लिखना भी सिखाएंगे, और सभी चीजें सिखाएंगे। और वो सिखाने का तरीका क्या होगा? हमारा अलग होगा, बेहतर होगा। तो ये मैंने क्या किया? इसको क्रिएट किया। था क्या पहले? नहीं था। तो मतलब अगर मनुष्य के जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, जो मनुष्य की जो क्रिएटिविटी विचारधारा है ना, तो उसी से संबंधित, उसी को बोला जाता है। अब उसका क्या करना? ट्रेड करना। मान के चलिए मैंने दर्शन एकेडमी यहां बनाया, मेरा दर्शन एकेडमी धीरे धीरे ग्रो करते जाएगा, एक बहुत बड़ा कंपनी बन गया। सब आप लोग की दुआ से हो भी सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है ना।
अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी, है ना, कुछ बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं वहां मेरा भी एक ब्रांच रहे, है ना। तो आप देखे होंगे कंपनी क्या करती है, अपनी फ्रेंचाइजी बेच देती है ना, अपनी तकनीकों को क्या कर देता है, वो बेच देता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका क्या होता है, उसके बुद्धि उन्होंने बनाया था, अपने बुद्धि से स्थापित किया था, उसका क्या कर दिया, वो ट्रेड कर दिया, है ना। तो इस, है ना, इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, मानव सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब मानव का क्रिएटिविटी आइडियाज, जो क्रिएटिविटी आइडियाज वो करते हैं वही कहलाता है क्या, वही क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा। अब उसका क्या होता है, व्यापार होता है। तो बौद्धिक संपदा के व्यापार में क्या क्या आते हैं, बौद्धिक संपदा का व्यापार, ध्यान में रखिएगा इस बात को, बौद्धिक संपदा का व्यापार, इसमें क्या क्या चीजें आते हैं इस बात को समझना है। जैसे अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, आप लोग सुने होंगे ये शब्द कॉपी राइट, क्या सुने हैं, कॉपी राइट। मैंने मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा किया, इस संस्था को बनाया है, तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि मेरे कंपनी का कॉपीराइट हो, चाहूंगा, नहीं चाहूंगा ना। तो कॉपीराइट से क्या देता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, जो कंपनी वगैरह है या किसी की आइडियाज है। जैसे मैंने कोई नया चीज खोज कर दिया, मैं उसको क्या करवा दिया, पेटेंट करवा दिया, पेटेंट करवा दे तो कोई कॉपीराइट कर सकता है क्या, बिना अनुमति के नहीं कर सकता है। तो एक आ जाएगा क्या, पेटेंट, एक आ जाएगा क्या, पेटेंट आ जाएगा, ठीक है। एक आप लोग सुनेंगे ट्रेडमार्क, सुने हैं ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क, ध्यान में रखना, ट्रेडमार्क। एक आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, ठीक है, इसे ध्यान में रखें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा क्या आता है ना, डिजाइन, इसके अलावा क्या आता है, औद्योगिक डिजाइन या मशीनरी डिजाइन बोल देते हैं, मशीनरी या इंडस्ट्री लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंडस्ट्री डिजाइन, ठीक है। एक और होता है आपका क्या, ट्रेड मिस्ट्री, एक होता है क्या, ट्रेड मिस्ट्री। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आते हैं, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, और बौद्धिक संपदा का यहां व्यापार किया जाता है और उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है किसके द्वारा, WTO के द्वारा। कौन से समझौता के अंतर्गत, ट्रिप्स समझौता के अंतर्गत। किन किन को प्रोटेक्शन दिया जाता है, कोई किसी का क्या ना कर सके, उनके विचारों को क्या ना कर सके, कॉपीराइट ना कर सके। अगर किसी ने पेटेंट किया है तो उस पेटेंट का प्रयोग ना कर सके, ठीक है, ये हो जाएगा कॉपीराइट। मतलब उनके जो विचार थे उसकी सुरक्षा किया जा रहा है ना, व्यक्ति के विचारों की क्या किया जा रहा है, सुरक्षा किया जाए, है ना। दूसरा क्या है, व्यापार पर, है ना, जो आविष्कार किया, पेटेंट किसका होता है। जैसे मैंने एक गाना बनाया, तो मेरे गाना को कोई कॉपीराइट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना। इसके लिए क्या करता है, ये जो है ना, इसको बोलेंगे व्यक्ति के विचारों को, सृजनात्मक विचारों का क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए होता है ये, 20 वर्ष के लिए संरक्षण का प्रावधान होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब मैंने सृजनात्मक तरीके से कुछ सोचा है और सोचकर मैंने गाना लिखा हो या मैंने कोई कविता बनाई हो, तो वो मेरा है, मेरे से पूछकर कोई अनुमति बिना अनुमति के बना सकता है क्या, नहीं। तो कॉपीराइट से क्या देता है, ये कॉपीराइट की संरक्षण प्रदान करता है, कितने सालों के लिए, 20 ईयर के लिए। कौन, WTO की, है ना, किसके अंतर्गत, ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत। दूसरा, पेटेंट का मतलब होता है ना, व्यापार का, व्यापार, या फिर बोल सकते हैं, व्यापार मत लिखिएगा, इसके लिए एक अच्छा शब्द बताता हूं मैं, है ना, मानव सृजनात्मक आविष्कार को पेटेंट प्रदान किया जाता है। पेटेंट प्रदान कर क्या दिया जाता है जी, सुरक्षा प्रदान किया जाता है, पेटेंट दिया जाता है और पेटेंट करके इसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ये भी कितने साल के लिए करते हैं, इसे 20 साल के लिए करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको किसको, ट्रेडमार्क के बारे में। अगला है हमारा क्या,
ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क किसका बनता है? ट्रेडमार्क का मतलब ये व्यापार और व्यवसाय, व्यापार व व्यवसाय को क्या किया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। व्यापार व व्यवसाय को क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है, कंपनी को संरक्षण दिया जाता है। देखे होंगे आप लोग कहीं टीएम लिखा रहता है, टीएम लिखा रहता है ना, कहीं कहीं आप देखेंगे। तो कंपनी के जो व्यापार है उसका अपना क्या होता है? एक ट्रेडमार्क होता है, और उस ट्रेडमार्क को कोई कॉपी कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो है ना, ट्रेडमार्क का अर्थात किसी भी, है ना, व्यवसाय को, किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार को ट्रेडमार्क प्रदान करके उसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और ये 15 साल के लिए होता है। 15 साल के लिए डब्ल्यूटीओ इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये व्यापार को देगा ना सुरक्षा, ये जो ट्रेड कर रहा है ना उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसके माध्यम से? ट्रेडमार्क के माध्यम से। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, ये क्या होता है मैं अगर नेक्स्ट पेज में बताता हूं, है ना। भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, है ना, तो इसका संबंध किससे है? क्षेत्र में, है ना, विशेष क्षेत्र में, विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादन व निर्माण, उत्पादन व निर्माण को जीआई टैग, जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग प्रदान किया जाता है। प्रदान कर उत्पादन में, उत्पादन व व्यापार में, व्यापार में, है ना, व्यापार, उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है, व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है इसके माध्यम से। तो ध्यान में रखेगा, ये किस चीज का है? एक क्षेत्र में किसी चीज का उत्पादन होता है। अगर मैं बात करूंगा जैसे आगरा का पेठा, नाम सुने हो? आगरा का पेठा छत्तीसगढ़ में कितने को मिला है? हाँ, छत्तीसगढ़ में किस किस को जीआई इंडिकेशन मिला है? पक्का 3 है। छत्तीसगढ़ जीआई टैग, वीडियो डाला हूं भाई मैं। छत्तीसगढ़ जीआई टैग बताइए पहला क्या है? पहला तो आप बस्तर का याद रखिएगा, पहला आप याद रखिएगा बस्तर। बस्तर से क्या क्या है? बस्तर का जल्दी बताओ। जीरा फूल, नगरी दुबराज कहाँ का है? नगरी का है। जीरा फूल कहाँ का है? सरगुजा क्षेत्र का है, बस्तर का नहीं है, ठीक है। तो बस्तर हस्तशिल्प, बस्तर हस्तशिल्प, इसको मिला है जीआई टैग। दूसरी बात करूंगा मैं बस्तर काष्ठकला, बस्तर काष्ठकला, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तीसरा बात करूंगा मैं बस्तर का क्या? लोगो, बस्तर का लोगो, ठीक है, एलओजीओ वाला जी, लोगो। चौथा क्या है? बस्तर का धातु कला, बस्तर का धातु कला। तो देखिए बस्तर के 4 चीजों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है अब तक, ठीक है। कौन कौन से? हस्तशिल्प, काष्ठकला, धातु कला, लोगो निर्माण, है ना। लोगो जो बनता है ना, हर संस्था का क्या बनता है? एक लोगो, है ना। तो ये चीजें बनी हुई हैं। पांचवा बात करेंगे, आप लोग सुना होगा जीरा फूल। जीरा फूल को क्या दिया गया है? जीआई टैग। ये कहां का है? अंबिकापुर सरगुजा, अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र का है। छठवां अगर जीआई टैग की बात करेंगे तो किसको मिला है? नगरी दुबराज, किसको मिला है? नगरी दुबराज को मिल गया। और 7वां अगर जीआई टैग की बात करेंगे तो आपका एक सिल्क का साड़ी कहां का प्रसिद्ध है? चांपा, बहुत बढ़िया, चांपा का सिल्क साड़ी, चांपा का सिल्क साड़ी, इसे भी क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये सब क्या है? हस्तशिल्प क्या है? निर्माण है। ये सब क्या है? निर्माण है ना। जीरा फूल और नगरी दुबराज क्या है? किस में आ रहा है? उत्पादन में आ रहा है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में अगर उसका उत्पादन हो रहा है या उसका निर्माण हो रहा है तो क्षेत्र के आधार पर उसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और जीआई टैग के अंतर्गत किसको बढ़ावा दिया जाता है जी? किसको? उत्पादन और व्यापार को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। और 15 वर्षों के लिए, 15 वर्ष के लिए डब्ल्यूटीओ के द्वारा इसे क्या दिया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है। ध्यान में रहेगा इतनी बातें, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, इतनी बातों को छत्तीसगढ़ ने जीआई टैग। एक दो नाम लिख लेना आप लोग, ये तो मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूं,
क्योंकि प्रीलिम्स भी तो निकालना है आपको। तो ये याद रखना है 7। अब तक छत्तीसगढ़ के 7 चीजों को क्या दे दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिल्कुल याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो 1-2 नाम लिख लेना बस, ठीक है, उतना काफी है। नेक्स्ट क्या था, इंडस्ट्री डिजाइन, इंडस्ट्री डिजाइन। इसके माध्यम से व्यापार वाणिज्य को संरक्षण दिया जाता है। व्यापार वाणिज्य को संरक्षण व प्रोत्साहन करते हैं, संरक्षण व प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री होता है उसका प्रॉपर वे ऑफ डिजाइन, उसका एक तौर तरीका होता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर एक इंडस्ट्री बनता है तो उसमें क्या क्या बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, है ना। तो उसका भी क्या बना है, उस पर भी क्या हुआ है, समझौता हुआ है ना। तो वो डिजाइन, है ना। तो सिंपल याद रखना है, व्यापार वाणिज्य का संरक्षण देना है। उनके जो कंपनी है वो जो भी डिजाइन करती है, जिस तरीके से डिजाइन करती है, उस डिजाइन को, जैसे अब मैं बोलूंगा आप लोगों को एक चीज बताता हूं, एप्पल कंपनी अपना डिजाइन कैसे बनाता है, आधा सेब खा के, वैसे ही है ना। तो वो उस इंडस्ट्री का देख के बता सकते हो, नहीं बता सकते कि एप्पल कंपनी का है ये, है ना। एप्पल कंपनी का क्या है, ये डिजाइन है। तो इसके माध्यम से व्यापार को बढ़ावा होता है, ब्रांड बन जाता है ना। वो ब्रांड बनने के बाद उसका क्या होता है, ट्रेड होता है। तो बस यही तरीका है। कौन सा नंबर था ये, छठवां, पांचवा, छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट है क्या, ट्रेड मिस्ट्री। छठवां पॉइंट है क्या, ट्रेड मिस्ट्री। ट्रेड मिस्ट्री कहने का मतलब क्या होता है, इसे 10 साल के लिए ना, 10 वर्ष के लिए संरक्षण देता है। ट्रेड मिस्ट्री को भी कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो देखिए मैं लाइन से बताऊं, शुरू के 2 को 20-20 वर्ष के लिए, किस किस को, कॉपीराइट और पेटेंट को 20-20 वर्ष के लिए संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क और भौगोलिक इंडिकेशन उसको 15 वर्ष के लिए, इंडस्ट्री डिजाइन और ट्रेड मिस्ट्री को 10 वर्ष के लिए। ट्रेड मिस्ट्री मतलब अपने व्यापार का खुद का अपना क्या होता है, एक सांकेतिक मतलब बोलना चाहिए। जैसे मैं एक शब्द है इसके लिए बता रहा हूं मैं, 2 मिनट, शब्द मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ट्रेड मिस्ट्री का कहने का मतलब, मिस्ट्री मतलब क्या होता है, अब रहस्य मतलब, जैसे एक सोचिएगा, ट्रेड का एक रहस्य मतलब, कहने का मतलब है कोई भी सृजनात्मक कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है वो किसी को क्या नहीं करेगा, नहीं बताएगा, मिस्ट्री हो गया। ये हो तो रहा है पर कैसे हो रहा है नहीं पता, मतलब ये मानव का क्या हुआ, सृजनात्मक चीजों का क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ठीक है। ट्रेड मिस्ट्री कहने का मतलब है मानव द्वारा सृजन कर उसका व्यापार करना, मतलब जो भी सृजनात्मक चीजें हैं, मानव का जो भी सृजनात्मक, मानव द्वारा सृजन कर उसका व्यापार करना, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएगी। मिस्ट्री का मतलब समझ में आ रहा है ना, वो सभी चीजों को, व्यापार को क्या रखेगा, गोपनीय रखेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। या फिर बोल सकते हो, सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, मानव के सृजनात्मक विचारों का क्या करना होता है, यहाँ पे ट्रेड करता है, गोपनीय तरीके से करता है। वो बताएगा कि नहीं मैं मैगी कैसे बनाता हूं। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा, ये मानव है ना। मानव ने क्या बनाया, मैगी बना दिया। क्या बना दिया, मैगी बना दिया, यप्पी मैगी, ठीक। ये मार्केट में आ गया, ये नहीं बताएगा कि इस मैगी में टेस्ट क्यों आता है, उस चीज का व्यापार हो रहा है। वो इसको बेच सकता है, उन्होंने विकास किया, सृजन किया। अब उस जो तकनीकी विचारधारा है, सृजन किया उन्होंने, उस चीज को वो किसी को क्या कर सकता है, देख भैया मैं केवल आपको दे रहा हूं, आपको इसके बदले में मुझे भारी भरकम, मान के चले मैं कोई कंपनी नहीं हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैंने कोई चीज बनाया और वो बहुत अच्छा बन गया, तो मैं उसे किसी कंपनी को क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। तो उसका ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानव के सृजनात्मक जो सोच है, विचार है, उसका तो ट्रेड हो रहा है ना। तो वो ट्रेड, यही तो बोला गया ट्रेड मिस्ट्री, व्यापार पर वो क्या रहता है, मिस्ट्री रखेगा, पर वो पूरी बातें नहीं बताएगा। मैं आपको बनाने का तकनीक दूंगा,
पर उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आके खुद करूंगा। इस प्रकार से वो ट्रेड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मानव के सृजनात्मक विचारधाराओं का क्या होता है, इसके माध्यम से व्यापार किया जाता है ना। ये कैसे हो गया जी, ट्रेड मिस्ट्री, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके बारे में पूरी चीजें, मतलब ये है क्या एक्चुअली में, ट्रिप्स क्या कर रहा है, ट्रिप्स व्यापार को सुरक्षित करने के साथ साथ उसका प्रोत्साहन भी कर रहा है, व्यापार को सुरक्षित भी प्रदान कर रहा है और उसको ट्रेड को बढ़ावा भी दे रहा है इसके माध्यम से। नहीं तो कोई किसी और का कॉपीराइट कर लेगा तो जाहिर सी बात है उसके सृजनात्मक विचार क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनके सोच, उनके अभिव्यक्ति दब जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इस चीज के लिए ट्रिप्स का निर्माण किया किसने, WTO ने। और कोई भी अगर इस ट्रिप्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्या समझौता था, ट्रिम्स था। अगला क्या था, ट्रिम्स था। ट्रिम्स मतलब इसका संबंध किससे है, निवेश व्यापार से संबंधित, निवेश व्यापार से संबंधित समझौता है, निवेश व्यापार से संबंधित समझौता है। ठीक है, ध्यान में रखें, सिंपल सिंपल लिखना है, कोई बड़ा चीज नहीं लिखना है। संबंधित क्या है, ये समझौता है। ठीक है, निवेश व्यापार से क्या है, ये संबंधित समझौता, ट्रेड रिलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, देखिएगा अब निवेश व्यापार से संबंधित समझौता है, इसके मतलब है ना, अगर बात करूंगा WTO को, WTO ने इन निवेश पर आधारित, निवेश पर आधारित निम्न प्रावधानों का आधारित निम्न समझौता का प्रावधान किया है, निम्न समझौता का क्या किया है, प्रावधान किया हुआ है। तो इन्होंने बनाया है कि हमें कुछ क्या करनी होगी, समझौता करनी होगी, है ना, किस चीज को लेकर, निवेश को लेकर, तभी तो जाकर वो निवेश को क्या कर पाएगा, बढ़ावा दे पाएगा। जैसे पहली समझौता की बात करता हूं, मान के चलिए जैसे मैंने बोला एक घरेलू उत्पादन होगा, एक बाहर से क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा यहां और उत्पादन होगा, तो उसमें कभी भी क्या नहीं करना, अंतर नहीं करना। अगर आप समझौता कर रहे हो, हाँ, कोई देश इसमें शामिल हो रहा है WTO में, तो वो क्या नहीं करेगा, घरेलू व विदेशी उत्पादन में अंतर ना करना, ये समझौता होता है, अंतर ना करना। दूसरी बातें है ना, कर में क्या होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कर में समरूपता, हाँ बराबर भी लिख सकते हो, कर में समरूपता। बस इतना की पॉइंट बस बताते जाऊं, की पॉइंट से एग्जाम में बन जाएगा, उतना निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, यहां का उत्पादन और विदेश से जो आके यहां निवेश कर रहा है और उत्पादन कर रहा है उसमें ज्यादा अंतर नहीं देना है उसको। दूसरा चीज, एक में ज्यादा टैक्स नहीं लगाना है, एक में कम टैक्स नहीं लगाना है, मतलब घरेलू उत्पादन में कम टैक्स नहीं लगा देना है, बाहर वाले में ज्यादा टैक्स नहीं लगाना है, क्योंकि उत्पादन तो यही हो रहा है, इसी भौगोलिक क्षेत्र में हो रहा है, निवेश किया है ना इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरी की बात करते हैं। तीसरा, जैसे कि किसी ने निवेश किया है, निवेश से क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, निवेश के लाभ को ना रोकना शामिल है, निवेश के लाभ को ना रोकना, मतलब कोई व्यक्ति ने यहां आकर क्या किया है जी, निवेश किया है, अब निवेश करने के बाद वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट अब बोल दे रहा है कि भैया इसको क्या नहीं करते, आप इतना पैसा नहीं ले जा सकते, आपको अगर पैसा ले जा रहे हो तो यहां से क्या देना होगा, आपको एक टैक्स प्रदान करना होगा। तो उसका तो माथा गर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना भाई, मैंने इतना मेहनत से किया, सब चीज किया, है ना, लास्ट में आप क्या करवा दे रहे हो, क्या करवा दे रहे हो, मेरा पूरा प्रॉफिट तो आप ही के पास चले गए ना। ठीक है, तीसरा चीज, जैसे क्या होता है, जैसे कोई इन्वेस्ट करता है कंपनी, नेक्स्ट कंपनी ने यहां इन्वेस्ट किया तो उसको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए ना, कच्चा माल। अब वो चाह रहा है मैं अपना कच्चा माल कहां से लाऊं, जैसे इसका सुने होंगे KFC वगैरह के जो नॉनवेज आते हैं बोलते हैं, वो यहाँ के नॉनवेज नहीं रहते बोलते हैं, मुझे नहीं पता भाई, है ना, पर ऐसा सुना हूं मैं, ये सुना जान के, वहां के जो नॉनवेज मटेरियल आते हैं वो बाहर से ही आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर यही बोलता भारत
कि भाई आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भारत का ही रॉ मटेरियल यूज करोगे, ऐसा बोल देता तो ये निवेश करेगा क्या? नहीं करेगा ना। इसकी जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना इसका बनाने का प्रोसेसिंग है, वो उस पर काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो निवेश में संबंधित क्षेत्र के कच्चे माल के प्रयोग पर, है ना, कच्चे माल के प्रयोग पर क्या नहीं करना है? अनिवार्य। कच्चे माल के प्रयोग को अनिवार्य ना करना, अनिवार्य। बात समझ में आ रही है? तो निवेश से संबंधित आप बिल्कुल 2-4 लाइन बता सकते हो, ट्रिम्स से रिलेटेड। एकदम सिंपल सोचना है, एकदम याद कैसे रखना, याद रखने का तरीका। मैं एक इन्वेस्टर हूं, है ना, अगर मैं यहां इस देश में जा रहा हूं अपना इन्वेस्ट करने, तो पहली बात, मैं निवेश कब करूंगा? जब मेरे सामान के साथ क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, जो उस जगह पे जितना टैक्स लग रहा है उतना ही टैक्स मुझे लगे। दूसरा, निवेश करने से मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और पैसा ले जाने में मुझे क्या होनी चाहिए? पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो लाभ मिलेगा उसको। चौथी बात है, मुझे बाध्य नहीं करना चाहिए, किस चीज के लिए? वहां के रॉ मटेरियल का उपयोग करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बाध्य नहीं करना चाहिए। ये सब बातें निवेश के अंतर्गत शामिल है, तब जाके तो वो निवेश करेगा, तब जाके निवेश करेगा ना। तो ये सब की बाधाएं हैं, इस सब की बाधाओं को ट्रिम्स समझौता के माध्यम से क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया। प्रतिबंध जो था उसको कम कर दिया गया। नहीं, ये सब चीजें मिलेगा उनको, तब जाके कोई अच्छे से क्या कर पाएगा? निवेश कर पाएगा, और उस राष्ट्र की आर्थिक विकास में अपना सहयोग दे पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या था, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। AOA सबसे इंपॉर्टेंट है। AOA AOA क्या है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान में रखेगा। AOA ऑन एग्रीकल्चर, कृषि आधारित समझौता। ध्यान से समझिएगा, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है पर बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, कृषि आधारित समझौता। तो ये जो समझौता है, बेसिकली अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, कृषि आधारित समझौता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कृषि को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है, बताइए। क्या किया WTO ने? एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना है? क्या करना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को? हा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि सुधार हेतु क्या किया गया है? एक समझौता किया गया है। देशों के सदस्य राष्ट्रों के साथ क्या किया गया है? एक समझौता किया गया है। क्योंकि कृषि है मेन बेसिक, ग्रामीण का क्या है? कृषि है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ठीक है, साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ कृषि उत्पादन में क्या लाना है? वृद्धि लाना है। अगर ये दोनों चीजें करनी है तो कृषि में क्या करना होगा? सुधार करना होगा। और इसी सुधार के लिए WTO के द्वारा सदस्य राष्ट्रों के साथ क्या किया गया है? एक समझौता किया गया है। और इस समझौता के अंतर्गत 3 प्रावधान हैं। इस समझौता के अंतर्गत 3 प्रावधानें हैं, 3 प्रावधानें शामिल है। ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से 3 प्रावधानें शामिल है? एक है बाजार पहुंच। एक है क्या? बाजार पहुंच, ध्यान में रखिएगा। दूसरा है क्या? है ना, निर्यात घरेलू सब्सिडी। तीसरा है आपका निर्यात सब्सिडी। इस चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक है बाजार पहुंच, दूसरा है घरेलू सब्सिडी, तीसरा है क्या? निर्यात सब्सिडी।
तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब कैसे पढ़ना है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, बाजार पहुंच। बाजार पहुंच कैसे कर सकते हैं? अगर किसी देश को आर्थिक विकास करना है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो उसके रॉ मटेरियल को क्या करना होगा? वहां पहुंचाना होगा। और पहुंचाने के लिए हमारा जो ट्रेड का सिस्टम है, व्यापार, उस व्यापार पर जो प्रतिबंध लगा है, उस प्रतिबंध को क्या करना होगा? उस व्यापार पर प्रतिबंध लगा है ना, तो उस प्रतिबंध को क्या करना होगा? कम करना होगा। जाहिर सी बात है। मान के चलिए मैंने चना तो उगा दिया, पर पड़ोसी देश चना खरीदना ही नहीं चाह रहा है, उन्होंने बंद करके रख दिया मार्केट को, तो मेरा सामान जो उत्पादित हुआ वो तो खराब हो जाएगा। तो यहां समझौता हुआ है बाजार पहुंच, अर्थात अर्थात है ना, कृषि उत्पादन के व्यापार के प्रतिबंध को कम किया जाता है, कम करना है ना। मतलब अगर ट्रेड पर प्रतिबंध लगा है तो उस प्रतिबंध को क्या करना है? कम करना है, और कृषि संबंधित उत्पादन को क्या करना है? प्रोत्साहन देना है। बात समझ में? सिंपल सिंपल लाइन जो आपको समझ में आ रहा है वैसे ही लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है। जैसे जो मैं एक सिंपल वर्ड में बताता हूं, समझा देता हूं आप लोगों को। मान के चलिए ये विकसित राष्ट्र है, ये क्या है? डेवलप कंट्री है। ये है विकसित राष्ट्र है, ये है क्या? अविकसित राष्ट्र है। तो ये क्या करेगा? इसके पास उत्पादन ज्यादा हो रहा है, विकसित है। ये अब इन्होंने क्या कर दिया है? इसके पास बंद है, पर उस चीज का उत्पादन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अगर ये बाजार बंद है तो उत्पादित वस्तु को यहां बेच पाएगा क्या? नहीं बेच पाएगा। इसका ट्रेड क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो बोला गया कोई भी अर्थव्यवस्था अगर WTO के साथ जुड़ता है, समझौता करता है, तो उसे अपने बाजार को क्या रखना होगा? खुला रखना होगा, ताकि उत्पाद, देखिए, ताकि तभी तो गरीबी दूर होगी जी। आप लोग उद्देश्य में लिखे ना, गरीबी को क्या करना है? दूर करना है, तो तभी तो हो पाएगा ना। तो जैसे अनाज है, ये अनाज यहाँ उत्पादन हो रहा है विकसित देशों में या विकासशील देशों में, वो अविकसित राष्ट्रों को क्या करेगा? क्या करेगा? उसका व्यापार वहां करेगा, तो उसके लिए बाजार होगा वो। बात समझ में? जरूरी नहीं है कि हर विकसित राष्ट्र में उस चीज का उत्पादन हो, कुछ उत्पादन अविकसित राष्ट्र में हो सकता है। अब वो उत्पादन ये इसके लिए भी क्या रहेगा? खुला रहेगा। इसके माध्यम से अगर इसका सही बाजार मिलता है तो मुझे बताइए, क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि करेगा व्यक्ति? करेगा कि नहीं करेगा? भाई आप खुद सोचिए ना। मान के चलिए, देखिए, मुझे बताइए, धीरे धीरे अभी कृषि क्षेत्र में कमजोरी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अभी जब से जैविक खाद वाला कॉन्सेप्ट आया है ना, बीजों का वितरण वाला कॉन्सेप्ट आया है ना, और आपका कृषि पर और क्या आया है? जैसे फसल खराब होता है तो क्या लगता है? बीमा। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? पहले पिछले आप 10 साल के पहले का देखिए और आज का देखिएगा, लोगों का कृषि के ऊपर ध्यान थोड़ा बढ़ा है। दूसरी बात, लोगों ने ध्यान दिया कि केवल हमें, है ना, अनाज का ही उत्पादन नहीं करना है, साथ ही साथ नकदी फसलों का भी उत्पादन करना है, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा बाजार स्थापित है। जैसे बीच में आप शक्कर कारखाना खुला छत्तीसगढ़ में, तो उससे गन्ने के उत्पादन को क्या मिल रही है? बढ़ावा मिल रहा है। कोदो प्रोसेसिंग यूनिट, मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट कहां है? कल के करंट अफेयर में बताया था मैं। भारत का सबसे बड़ा, एशिया का भी माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट कहां है? कहां है बताइए? कांकेर नाथिया नवा गांव में है। सोचिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का करंट अफेयर बिल्कुल देख लेना भाई, मैं दिया हूं उसमें, ठीक है। क्यों ये क्वेश्चन क्यों बन सकता है इस साल? क्योंकि 2023 को क्या बनाया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। किसने? यूएनओ ने। तो जाहिर सी बात है, क्यों घोषित किया गया है? तो वो इसके उत्पादन को क्या करना चाह रहा है? बढ़ावा देना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है कि भाई ये मिलेट्स ईयर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है व्यापार को क्या करना है? ट्रेड करना है, ठीक है, बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहां गया जी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं घरेलू सब्सिडी। अब घरेलू सब्सिडी में क्या करेंगे? घरेलू सब्सिडी मतलब क्या होता है? घरेलू सब्सिडी स्थानीय क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया जाता है? सब्सिडी। जैसे मैंने एक बताता हूं, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना आया है क्या? मुख्यमंत्री क्या है? वृक्ष संपदा योजना, ऐसा कुछ है ना? नहीं, कुछ दूसरा नाम है। एक और नाम बताइए।
जो पौधे का रोपण किया जा रहा है, पौधे के रोपण करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ ने कुछ लाया है। इसके क्या देता है वो 9,000 रुपए प्रति एकड़ के माध्यम से प्रति वर्ष वार्षिक राशि क्या किया जाता है, भुगतान किया जा रहा है। अगर आप पेड़ों को क्या करते हैं, अपने भूमि पर उगाते हैं, फलदार वृक्ष अगर आप उगाते हैं, आप वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है जी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है कि नहीं है। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए राशि भुगतान किया जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप लोग देख लेना उसको। तो यही क्या, घरेलू क्षेत्र में कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, अगर कोई मिलेट्स का उत्पादन करता है तो उसे 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। ऐसे कुछ कुछ योजनाएं बनी है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लेना एक बार, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। जहां मुझे कंफ्यूजन लगता है आप क्रॉस चेक जरूर करना। तो उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं घरेलू सब्सिडी अगर जो दिया जा रहा है तो वो सब्सिडी देकर कृषि उत्पादन को क्या करता है, घरेलू कृषि, अलग से उसमें लिख दूं क्या, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, घरेलू कृषि उत्पादन में सब्सिडी प्रदान कर उत्पादन व व्यापार को प्रोत्साहित करना, ये इस समझौते के अंतर्गत शामिल है। ये कौन करेगा, ये WTO बोलेगा किसको, कंपनी को, ये सरकार को। WTO बोलेगा संबंधित राष्ट्र के सरकार को कि भाई आप इन सब चीजों के उत्पादन में क्या कीजिए, सब्सिडी प्रदान कीजिए। ठीक है, अब केवल इसमें कृषि उत्पादन नहीं है, यह निर्माण भी है, कृषि उत्पादन के साथ साथ निर्माण भी शामिल है, और इसी के अंतर्गत अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यहाँ सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी सब्सिडी है, सब्सिडी को 3 भागों में रखा गया है। एक है क्या, एक है ग्रीन बॉक्स, एक को बोला जाता है क्या, ग्रीन बॉक्स है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर किसी चीज में सब्सिडी मिल रही है, व्यापार बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो सब्सिडी एक ग्रीन बॉक्स बनाया गया है, एक है ब्लू बॉक्स है, और एक है क्या, अंबर बॉक्स। तो याद रखना है ना, घरेलू सब्सिडी के अंतर्गत 3 तरह के, है ना, व्यापार को बढ़ावा देने के 3 तरह के सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। एक है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और एक है क्या, अंबर बॉक्स सब्सिडी। सब में सब्सिडी शब्द जोड़ लेना भाई, सब्सिडी सब में जोड़ लेना है। ठीक है, अब ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या है, ग्रीन बॉक्स में क्या क्या शामिल है, किस किस चीज का व्यापार शामिल है। तो याद रखना, इसमें स्वास्थ्य, ठीक है, दूसरा याद रखना पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, आविष्कार, ये आदि चीजों का व्यापार शामिल है। और इसमें क्या दिया जाता है, सब्सिडी प्रदान किया जाता है। सब्सिडी प्रदान करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, प्रदान पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, प्रतिबंध नहीं है। मतलब WTO ये हमारे मानव के विकास के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो जो स्वास्थ्य के संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधित कोई उत्पादन हो रहा है ना, जैसे आप लोग सुनेंगे, जैसे गांजा देखा जाए तो अवैध है, पर गांजा जो है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन में, औषधि में, होता है कि नहीं होता है। जी बहुत सारे ब्राउन शुगर क्या क्या बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या है, वो ड्रग्स है ना। तो आप लिख सकते हैं ड्रग्स, स्वास्थ्य ड्रग्स, ऐसे लिख सकते हैं, स्वास्थ्य ड्रग्स व दवाई, स्वास्थ्य ड्रग्स, पर्यावरण संरक्षण, आविष्कार, जो भी ये सब चीजें हैं। मुझे एक चीज बताइएगा, अगर बोलेगा आप इसमें सब्सिडी नहीं दे सकते किसी सरकार को, तो इसको उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो बोला सब्सिडी प्रदान करने पर प्रतिबंधित नहीं किया गया, मतलब आपको पूरी छूट है, आप जितना चाहे उतना क्या दे सकते हो, सब्सिडी दे सकते हो, क्योंकि ये मानव और समाज कल्याण के लिए आवश्यक है। बात समझ में आई। तो आपको कैसे लिखना है, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत, है ना, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत स्वास्थ्य ड्रग्स, पर्यावरण संरक्षण,
और आविष्कार का व्यापार शामिल है। इसमें WTO के द्वारा किसी भी प्रकार का है ना छूट देने की मनाही नहीं की गई है। मतलब आप छूट नहीं दे सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। आप बिल्कुल छूट दीजिए, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या दीजिए, छूट दीजिए। ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स के अंतर्गत क्या आता है, कृषि उत्पादन का व्यापार। इसमें अगर वो सब्सिडी प्रदान करता है, WTO अगर सब्सिडी की बात करता है तो उसमें क्या रख दिया इन्होंने, शर्तें। आप अपने कृषि जो उत्पादित हो रहा है उस वस्तु को क्या करेंगे, जैसे मैंने ये उत्पादन करा दिया, मान के चलिए इसका मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो WTO ने बोला ठीक है आप इसके ट्रेड पर क्या कर सकते हैं, छूट तो दे सकते हैं, पर उसके लिए भी क्या होंगी, कुछ शर्तें होंगी। शर्तों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये बातें बताई गई है। एक लास्ट है ब्लू बॉक्स, और ब्लू बॉक्स को सॉरी अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स में क्या होता है बेसिकली, देखिए कृषि उत्पाद जी, जैसे कि सिंचाई, नहीं कृषि उत्पादन में क्या आता है, फसल अनाज आते हैं ना, नहीं फसल अनाज ये सब आते हैं, ये सब है ब्लू बॉक्स में, ये सब है चावल गेहूं दाल अनाज ये सब चीजें आ जाएगी। हाँ बिजली वगैरह, बिजली इसमें रखा गया, अंबर बॉक्स में है वो, है ना। देखिए सबसे ज्यादा विवादित यही है अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स में क्या किया जाता है, कृषि उत्पाद के व्यापार में विसंगति को कम करने के लिए अंबर बॉक्स का प्रावधान किया गया है। अंबर बॉक्स का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब इसके संबंध में वे सभी चीजें आएंगे जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है, कृषि पर पड़ता है, जैसे कि उर्वरक, सिंचाई, बिजली है ना, कीटनाशक, ये सब चीजें इसी में आ जाएगा। कीटनाशक, क्या इसका प्रभाव कृषि पर प्रत्यक्ष पड़ता है, पड़ता है? कैसे अप्रत्यक्ष पड़ता है, बिना पानी के आप सिंचाई कर लोगे, खेती बिना उर्वरक के खेती उत्पादन में ये क्या करता है, वृद्धि को बढ़ावा देता है, तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव करता है, इसके बिना नहीं होगा अच्छे से उत्पादन। तो उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, तो कम से कम क्या होता है, कुछ जगहों पर सिंचाई को लेकर विवाद है कि नहीं है, बताइए मुझे। कितने सारे विवाद बने हुए हैं, जैसे सिंधु नदी को लेकर देख लो आप, 25% किसको मिलता है, इंडिया को मिलता है, 75% पानी किसको मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है। तो दोनों के बीच कई समय लंबे समय से क्या था, विवाद था। झेलम नदी को लेकर विवाद था, है ना, झेलम नदी में बहुत सारी परियोजना बना दिए थे, उसको लेकर विवाद है ना। तो कहने का मतलब है अंबर बॉक्स सबसे ज्यादा विसंगति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कृषि को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है वो सभी कारक का यहाँ क्या है, ट्रेड है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। और इस ट्रेड पर, है ना, इस ट्रेड पर सबसे ज्यादा विवादित एक एग्जांपल बस याद रखेगा आप लोग, सिंधु नदी सिंचाई परियोजना जो है उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद बना हुआ है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस अंबर बॉक्स में है। यहां उतना दिक्कत नहीं है, ब्लू बॉक्स में शर्तों के साथ क्या देगा, छूट प्रदान करेगा। यहां छूट प्रदान करने को प्रतिबंधित नहीं किया गया, आप बिल्कुल छूट प्रदान कीजिए इसमें, ठीक है। परंतु यहां बोला गया है क्या, यहां अगर छूट देता है तो भी विवाद होता है और छूट नहीं देता है तो भी विवाद नहीं होता है। जैसे बाय द वे भारत को छूट मिला कि आप नदियों में क्या कर सकते हैं, परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे बताइए सिंधु नदी में अगर डैम बना दिया भारत ने, क्या पाकिस्तान बवाल खड़ा नहीं करेगा, करेगा। तो विसंगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक एग्जांपल के थ्रू बस समझना है आपको, अगर विसंगति हो रहा है तो इसको दूर करने के लिए क्या बनाया गया है, अंबर बॉक्स बनाया गया। और इसी अंबर बॉक्स के माध्यम से बोला 75% आप पाकिस्तान रख लीजिए, क्योंकि आपके जहां प्रभावित क्या है, नदियों का विस्तार क्या है, ज्यादा है ना। 900 किलोमीटर तो भारत में है, बाकी टोटल कितना किलोमीटर है, 2800 किलोमीटर है नदी। टोटल कितना किलोमीटर है, 2800 किलोमीटर है, लगभग 900 किलोमीटर भारत में बहता है। तो बचा कितना किलोमीटर, 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर कहां बह रहा है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को क्या दिया गया,
75% रखिए आप। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कहने का मतलब है अंबर बॉक्स को, है ना, जो ये सब समस्या है, ये सब समस्या को दूर करने के लिए, ये सब समस्या को दूर करने के लिए क्या बनाया गया है? अंबर बॉक्स बनाया गया है और दूर किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? चौथा है क्या? तीसरा क्या था जी? निर्यात सब्सिडी। निर्यात सब्सिडी, इसके अंतर्गत विकासशील देश, विकासशील और आता है क्या? विकसित और सॉरी विकासशील व अविकसित, अविकसित, एक आ जाएगा क्या? विकसित। है ना, तो यहां क्या किया गया है? जैसे एक विकसित राष्ट्र है और विकासशील और अविकसित राष्ट्र है, अब ये यहां पे क्या करना चाह रहा है? अपना ट्रेड करना चाह रहा है ना, तो इनको सब्सिडी प्रदान किया जाता है। जो अल्प विकसित क्षेत्र है, अल्प विकसित क्षेत्र है, उससे केवल 5% भुगतान राशि के साथ, 5% भुगतान राशि के साथ, है ना, यहां अविकसित या विकासशील देशों में आप क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। जबकि, है ना, नहीं उल्टा कर दिया, 10% किसका है जी? 10% ये देगा इन देशों में क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। और इन ये अगर यहां ट्रेड करता है तो इन्हें 5% का भुगतान का प्रावधान होगा। जैसे मैं मान के चलिए विकसित राष्ट्र हूं, जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूं, रुकिए 2 मिनट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इसको ऐसे समझिएगा, एक एग्जांपल, एक डाटा को मत लिखना ना, डाटा को, क्योंकि डाटा चेंज होते रहता है। मैं तो एक एग्जांपल पहले था। जैसे ऐसे समझना, एक सिंपल समझना, सिंपल तरीके से। चलिए, विकसित राष्ट्र है, इसके पास क्या है? कृषि उत्पादन अधिक हो रहा है। कृषि उत्पादन क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। ठीक है, कृषि उत्पादन क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये कर रहा है, किसी देश में क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। किसी अन्य देश में क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। अब ट्रेड कर रहा है तो जैसे एक कंपनी है, ऐसे समझिएगा, कंपनी है, कंपनी को बोल दिया कि आप कृषि उत्पादन जो भी मटेरियल है इसका क्या कीजिए? दूसरे देश में ट्रेड कीजिए। दूसरे देश में ट्रेड करेंगे तो सरकार बोल रही है अगर कोई क्या करता है? ट्रेड करता है दूसरे देशों को, तो उससे हमारा क्या बढ़ेगा? एफडीआई बढ़ेगा। एफडीआई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सरकार क्या कर रही है? ठीक है, अगर आप दूसरे देशों में ट्रेड करते हैं तो हम आपको क्या देंगे? क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। ठीक है, अब ये ज्यादा मात्रा में जब ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है निर्यात को क्या मिलता है जी? बढ़ावा तो मिलता है, परंतु धीरे धीरे इस राष्ट्र में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कैसे समझेंगे इसको? जैसे बोलेगा कि आप क्या कीजिए? उत्पादन कीजिए, इससे एफडीआई बढ़ेगा। एफडीआई बढ़ेगा अगर आप इसका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो निर्यात करने के लिए इसे प्रोत्साहित किया गया सब्सिडी के माध्यम से। पर कुछ ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जो करते क्या है? विकसित राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो? निर्यात हो, हम आयात क्या करें? कम करें। तो इससे बताइए क्या ये राष्ट्र अच्छे से ग्रो कर पाएगा? इन राष्ट्रों का उत्पादन कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये यहां तो ज्यादा निर्यात की बात हो रही है, तो निर्यात को बहुत ज्यादा करने की बात करते हैं। क्या करके? ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी प्रदान कर दे। तो इसी निर्यात सब्सिडी में क्या करना है? नियंत्रण स्थापित करके सभी राष्ट्र को क्या करना है? आर्थिक रूप से विकसित करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। तो निर्यात सब्सिडी में नोट कर लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे? लिखेंगे निर्यात सब्सिडी में, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, निर्यात सब्सिडी के अंतर्गत,
निर्यात सब्सिडी के अंतर्गत लिखेंगे निर्यात सब्सिडी के अंतर्गत शॉर्ट में लिखाता हूं, टैरिफ। टैरिफ मतलब प्रशुल्क लिख लीजिए, प्रशुल्क कर या टैरिफ। निर्यात सब्सिडी के अंतर्गत प्रशुल्क कर या टैरिफ में कटौती कर, टैरिफ में कटौती कर, टैरिफ में कटौती कर निर्यात को क्या करता है जी? निर्यात को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। टैरिफ, टैरिफ में कटौती कर निर्यात को क्या करता है? बढ़ावा देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते कृषि उत्पाद, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में सस्ते उत्पाद की उपलब्धता होती है, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, जिसे रोकने के लिए, जिसे रोकने के लिए या नियंत्रण करने के लिए बोल सकते हो, जिसे नियंत्रण करने के लिए निर्यात सब्सिडी पर समझौता का प्रावधान किया गया है। निर्यात सब्सिडी पर समझौता का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा क्या? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब रेसा की बात करते हैं, तो रेसा में कुछ नहीं लिखना है ना। छठवा क्या है? MFA। MFA बहुरेशा व्यापार पर समझौता, बहुरेशा व्यापार पर समझौता। इसका डायरेक्ट संबंध किससे है जी? इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? कपड़ा उत्पादन व व्यापार, कपड़ा उत्पादन व व्यापार से है। तो याद रखिएगा, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये मल्टी फाइबर एग्रीमेंट अर्थात, है ना, इसे ऐसे लिखेंगे बहुरेशा व्यापार, बहुरेशा व्यापार के अंतर्गत लिख लीजिए, छोटा सा तो पॉइंट लिखना है। बहुरेशा व्यापार के अंतर्गत कपड़ों का उत्पादन एवं व्यापार शामिल है, कपड़ों का उत्पादन एवं व्यापार शामिल है। बहुरेशा व्यापार समझौता लिखो ना पूरा, उसको व्यापार बस बताएं क्या। बहुरेशा व्यापार समझौता के अंतर्गत या इसके अंतर्गत कपड़ों का उत्पादन एवं व्यापार शामिल है, जिसके अंतर्गत, हाँ नहीं सॉरी वैसे ही लिखो ना, बहुरेशा अंतर्गत कपड़ों का व्यापार एवं, कपड़ों का उत्पादन एवं व्यापार है बेटा, यहाँ पे व्यापार, कपड़ों का उत्पादन एवं व्यापार समझौता, व्यापार संबंधित समझौता शामिल है, व्यापार संबंधित व्यापार समझौता। क्या लिखे हो? एक सेकंड। कपड़ा उत्पादन को वृद्धि एवं प्रोत्साहित करने के लिए, कपड़ा उत्पादन व निर्माण लिख लो, कपड़ा उत्पादन व निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए
इसके निर्यात के प्रतिबंध पर, इसके निर्यात के प्रतिबंध को, इसके निर्यात के प्रतिबंध को रोक लगाया गया है। निर्यात या आयात दोनों लिख सकते हो, या व्यापार के प्रतिबंध को व्यापार के प्रतिबंध को क्या लगाया गया है, रोक। मतलब कोई राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र है, अगर वो जुड़ता है तो वो कपड़े के लेन देन को क्या नहीं करेगा, मना नहीं कर सकता है। एक सिंपल सा चीज लिख सकते हैं, है ना। एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक रह गया, आप लोगों का एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसे जरूर करके आइएगा, ठीक है। होमवर्क है WTO के प्रमुख समझौता का उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए। कितने नंबर में लिखना है आपको, कितने नंबर में लिखेंगे, 10 मार्क्स में लिख लीजिए, 10 मार्क्स। इसी को अगर आप 8 मार्क्स में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, ये भी एक चुनौती है कि नहीं है। आप देख लीजिए, आप किसी एक में लिख कर लाइए, किस में लिख कर लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक। फिर कल क्लास होगा ना, उसमें बताऊंगा, आप बड़े में लिखे, छोटा मैं करवा दूंगा, ठीक। छोटे कैसे लिखते हैं इसको, एकदम शॉर्ट में लिखना है। आप सोचिए, अब इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट को हम 10 नंबर में लिख सकते हैं, 10 नंबर मतलब 100 लाइन, कम से कम 100 लाइन, है ना। और इसी को 8 नंबर में लिखेंगे तो 8 नंबर मतलब लगभग कितने शब्द हैं, 100 शब्द है, 10 लाइन है, और एक 175 शब्द है, 17 लाइन है। तो अब 10 लाइन में कैसे लिखेंगे, 10 से 12 लाइन में, और 17 से 20 लाइन में कैसे लिखेंगे। आप ये 17 से 20 लाइन वाला होमवर्क है, आप लिख के लाइएगा, ठीक है। मैंने तो डिटेल पढ़ा दिया हूं, है ना। कितने पेज हो गए हैं, समझौता ही, हाँ हाँ आएगा ना, PDF तो जाता है, रिकॉर्डेड मिलेगा ना आप लोगों को। हाँ, तो तुरंत भिजवा देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, WTO का भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, बोल के बता दूं क्या, WTO का भारत पर प्रभाव। पहला पॉइंट, सबसे पहला, WTO का क्या रहा है, ये भारत क्या रहा है, संस्थापक सदस्य रहा है, और साथ ही साथ विकासशील देशों का ये क्या करता है, विकासशील देशों का क्या करता है, नेतृत्व भी करता है। विकासशील देशों का क्या करता है, WTO में प्रतिनिधित्व भी करता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं न कहीं इससे भारत का औहदा क्या हो, बढ़ा। बहुत सारे देशों का ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे देशों के लीडर के रूप में काम कर रहा है। तो WTO में एक संस्थापक सदस्य रहना और बहुत सारे देशों का नेतृत्व करना, मतलब भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, ये पता चल रहा है। दूसरी बातें अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा, एग्रीमेंट की बात करते हैं, फाइबर एग्रीमेंट आया, तो क्या आप प्राचीन काल से जानते आ रहे हैं, है ना, सूती उत्पादन में भारत क्या है, अच्छा स्थान रखता है। कपास उत्पादन में जी भारत का स्थान क्या है, बहुत ज्यादा रहा है, और वो उच्च क्वालिटी के होते भारत में। तो जाहिर सी बात है ना, AOA एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा मुझे बताइएगा, कृषि उत्पादन में भारत को क्या मिला है, भारत को, है ना, बाजार, कृषि उत्पादन, एक सेकंड, AO के द्वारा कृषि उत्पादन में, ऐसा लिखेगा, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। कैसे हुआ प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि इसे, है ना, यहां, है ना, सिंपल सी बात है,
कपड़ों के निर्यात के लिए, कपड़ों के निर्यात के लिए बाजार की, खुले बाजार की क्या मिली, खुले बाजार की सुविधा प्राप्त हुआ। इसी सुविधा के माध्यम से यहां कृषि उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तीसरी बात है डब्ल्यूटीओ के माध्यम से जो दवाई का उत्पादन और निर्यात है ना, उसको क्या किया गया। जैसे अगर मैं बोलूंगा कोविड महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान, महामारी के दौरान दौरान दवाइयों के उत्पादन व निर्यात, दवाइयों के उत्पादन व निर्यात, प्रशुल्क, प्रशुल्क मतलब टैरिफ, प्रशुल्क मतलब टैरिफ पर कटौती कर, कटौती कर मानव संसाधन का क्या किया है, विकास किया है। तो भारत में आप देखे होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आ रहे थे, नेवी लोग सिलेंडर वगैरह लेके आ रहे थे, तो उसके उत्पादन को बढ़ाया है डब्ल्यूटीओ ने। आप उत्पादन बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कीजिए, निर्यात कीजिए, इस पर ज्यादा क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है डब्ल्यूटीओ से क्या भारत को प्रभावित नहीं पड़ा है, पड़ा है ना। अब मैं चौथा पॉइंट लिखेंगे, रेशा, कपड़ा, कपड़ा उत्पादन से, है ना, कपड़ा उत्पादन से भारत के, है ना, खुले बाजार की संभावनाएं क्या हो गई है, मिल गई है। तो एक पॉइंट और इसमें लिख लेंगे, चलिए नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, 5 पॉइंट कम से कम लिख लेना, क्या क्या प्रभाव पड़ा है। पहला प्रभाव क्या है, संस्थापक देश है, प्रतिनिधि करता है, तो अच्छी पोजीशन पता चल रही है भारत की। दूसरा प्रभाव क्या है, हमको क्या मिला, खुला बाजार मिला, क्या निर्यात करने के लिए, कृषि उत्पाद को निर्यात करने के लिए क्या मिला, खुला बाजार मिला। तीसरी बात है मानव मूल्यों की संरक्षण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान क्या मिला, क्या मिला जी, है ना, प्रशुल्क पर दवाइयां उपलब्ध कराया गया। ठीक है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को रहा है। ठीक है, चौथी बात है, चलिए चौथा पॉइंट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, पांच छह पॉइंट लिखोगे तो वैसे पर्याप्त रहेगा। ठीक है, एमएफए से भारतीय कपड़ा उद्योग के व्यापार की, एमएफए बहुरेशा व्यापार समझौता, बहुरेशा व्यापार समझौता के द्वारा भारत को मुक्त व्यापार की, भारत को मुक्त व्यापार का वातावरण प्राप्त हुआ, मुक्त व्यापार का वातावरण प्राप्त हुआ। बहुपक्षीय एवं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं, नेक्स्ट पॉइंट बोला बेटा मैं, नेक्स्ट 4 का 5, पांचवा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार वार्ता से भारत में, आप देख रहे हैं ना मोदी जी जगह जगह देशों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, समझौता हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों समझौता हो रहा है। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यापार वार्ता से कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यात की, तथा निर्यात की संभावनाओं में निरंतर, व्यापार की संभावनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। अगला लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थों के, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, सॉफ्टवेयर, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, सॉफ्टवेयर आदि के पेटेंट से भारत को कुछ हद तक समस्याओं का सामना करना पड़ा,
खाद्य पदार्थों, दवाइयों, सॉफ्टवेयर आदि के पेटेंट से भारत को कुछ हद तक समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु मानव हित में ध्यान दिया जाए तो यह लाभप्रद है। मानव हित में ध्यान दिया जाए तो यह लाभप्रद है। क्यों? जैसे कि मान के चलिए कोई दवाई तो बना दे रहा है, आप सुने होंगे ना, अभी कोविड-19 के दौरान कुछ भी दवाइयां बना दे रहे हैं। अब जैसे उसके पास, कई लोग के पास पेटेंट नहीं रहता है, फिर भी वो दवाई बना देते हैं। अब जिसके पास पेटेंट नहीं है, जाहिर सी बात है, वो मतलब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कुछ भी दवाई बना रही है और कुछ भी दवाई बना के बेच दे रही है। सिरप, बहुत सारे सिरप बंद हुए थे अभी, आप लोग को जानकारी में होगा, हुआ था ना। तो मुझे बताइए, हालांकि भारत को बनाने का अवसर नहीं मिल रहा है इसको, दवाइयों को, परंतु उसका प्रयोग, उसका कहीं ना कहीं मानव हित में हो रहा है, कल्याण में हो रहा है उसका उपयोग। अगर भारत को इसका पेटेंट मिलता तो भारत भी उत्पादन करता। तो यहाँ थोड़ी सी कमी तो आई है ना, उत्पादन में थोड़ी कमी तो पाई गई है, परंतु अगर मानव मूल्य का देखा जाए, उनके जान की सुरक्षा हो रही है ना। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था क्या, WTO का भारत पर प्रभाव। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, कल क्या पढ़ेंगे, ACO, बीमस्टेक, ACO और ब्रिक्स कल करते हैं, ठीक है। ब्रिक्स, ये दोनों कल टॉपिक करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। ACO में कितने देश है, बता सकते हो? कितने देश शामिल है ACO में? 9 + 2, 2 क्या है, पर्यवेक्षीय राष्ट्र है, पर्यवेक्षीय राष्ट्र है, ठीक है। 9 क्या है, सदस्य राष्ट्र है, सदस्य राष्ट्र है। ACO जब बना था तो कितने सदस्य थे, 5 एशियाई देशों का क्या था, ये सदस्य था। मतलब रूस, चीन ने और 5 एशियाई देशों मिलकर क्या बनाए थे, रूस, चीन और 3 एशियाई देश मिलकर क्या बनाए थे, ACO का निर्माण किया था। और धीरे धीरे बढ़ते हुए इसमें 9 सदस्य राष्ट्र है और 2 क्या है, पर्यवेक्षी राष्ट्र है। कौन कौन से पर्यवेक्षी राष्ट्र? एक तो मंगोलिया है, एक कौन है, मंगोलिया है, और दूसरा जी अफगानिस्तान, दूसरा कौन है, अफगानिस्तान। सदस्य राष्ट्र कौन कौन है, सदस्य राष्ट्र एक ट्रिक बता दूं याद रखने के लिए, सदस्य राष्ट्र का एक ट्रिक बता देता हूं मैं, है ना। जैसे ये ट्रिक लिख लीजिएगा, पिक कुर्ती, कुर्ती को पिक करो। जैसे बाजार जाते हैं ना तो कुर्ती लेते हैं ना, तो पिक करो मतलब जी उठाओ, कुर्ती को उठाओ। पी मतलब हीरो, अपना हीरो, बेचारा बार बार हीरो बनने का प्रयास करता है, नहीं बन पाता है, पाकिस्तान। आई मतलब इंडिया, अब इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है, आप तय करना है, ठीक है। इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है, ठीक है। चीन, ठीक है। कैसे, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर कैसे, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। याद रखना है नाम को, आंसर करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। यू से कुर्ती, यू से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। आर से रसिया, रूस। टी से ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। आई से ईरान, आई से क्या है, ईरान है। तो टोटल कितने देश हैं, 9 राष्ट्र हैं। 9 राष्ट्र क्या है आपके, ACO के सदस्य मेंबर रहे हैं। और 2 पर्यवेक्षी राष्ट्र कौन कौन से हैं, मंगोलिया और कौन है जी, अफगानिस्तान। तो याद रहेगा, ध्यान में रखना, ये सब चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का होमवर्क है ACO का, जो अभी क्या हुआ है, मीटिंग हुआ है ACO का, कहां हुआ है, 2023 का। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है ना, प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ACO का 2023 का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, 2023 का भी पढ़ लीजिएगा और 2022 का भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहां हुआ है ये सम्मेलन, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, 2 बज चुका है, ठीक है। आप लोग बताते नहीं हो।